हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 12 की मनोभूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे हैं और इसमें हम 4 अध्याय देख चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था मानव विकास और आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं अध्याय 5 में। अब प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं? प्राथमिक क्रियाएं वो समस्त क्रियाएं जो सीधे तौर पर प्रकृति से या पर्यावरण से संबंधित होती हैं, प्राथमिक क्रियाओं की श्रेणी में आती है। जैसे मछली पकड़ना, पशुचारण, वनों से लकड़ी काटना, खनन कार्य, है ना। तो ये सभी कार्य जो है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें एक चिप्स का पैकेट बनाना है, मतलब चिप्स बनाने हैं हमें, तो उसके लिए आलू की ज़रूरत है। तो आलू हम सीधे तौर पर कहाँ से प्राप्त करेंगे? खेतों से। यानी कि उस आलू को उपजाने के लिए जो कृषि कार्य किया गया है मानव के द्वारा, वो उसकी प्राथमिक गतिविधियों में आ जाएगा। किस में आएगा? प्राथमिक गतिविधि में। उसके बाद आलू जब वहाँ से खेत से निकलकर कहाँ पर जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा, किसी परिवहन के माध्यम से जाएगा, वह हमारा आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। उसके बाद जब वो विनिर्माण होने के बाद कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा, वह हमारा आ जाएगा टर्सरी सेक्टर में, यानी कि तृतीय क्रियाकलाप में। और उसके लिए जो हमने साधन यूज किए हैं वो हमारी चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाएगा, यानी चतुर्थ क्रिया में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक सिर्फ चिप्स का पैकेट बनाना था। क्या करना था? सिर्फ एक चिप्स का पैकेट बनाना था और उसको तैयार करने के लिए हमें 4 क्रियाओं से गुजरना पड़ा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आइए शुरू करते हैं प्राथमिक क्रियाएं। मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। किस पर? पर्यावरण पर, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में हमें बताती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य संबंधित कार्य किए जाते हैं। मछली पकड़ने एवं कृषि करने का कार्य क्रम से तटीय एवं मैदानी भागों के निवासी ही क्यों करते हैं? वे कौन कौन से भौतिक एवं सामाजिक कारक हैं जो विभिन्न प्रदेशों में प्राथमिक क्रियाओं के प्रकार को निर्धारित करते हैं? तो ये इसमें हम समरी से इसी के अंतर्गत चैप्टर के पढ़ेंगे, क्योंकि तटीय इलाकों के लोग मछली पकड़ने और कृषि कार्य क्यों करते हैं एवं मैदानी भागों के निवासी ही क्यों करते हैं, वे कौन कौन से भौतिक एवं सामाजिक कारक अपनाते हैं या कौन कौन से उनके लिए कारक उत्तरदायी होते हैं। आखेटक एवं भोजन संग्रह। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता है। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता है: एक पशुओं का आखेट कर और अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित कर। आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अतिशीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई या संकटापन्न हो गई। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में शिकार पर ही क्यों प्रतिबंध लगाया गया? तो ये हमने पढ़ लिया कि अवैध शिकार होने के कारण बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई, या वो कुछ ऐसी कैटेगरी में है कि उनके भी लुप्त होने की शंका है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में वो बची है। भोजन संग्रह एवं आखेटक प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाकलाप है। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायुविक दशाओं में किया जाता है।
इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पतियों का संग्रह करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। पहला उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली आते हैं। अब देखो यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है, इसमें मैं बता देती हूँ उत्तरी अक्षांश क्षेत्र में क्या जाएगा। ये जो हमारी है 3 रेखा होती है। एक है हमारी ये भूमध्य रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, मकर रेखा, और ऊपर कर्क रेखा, जो भारत से भी होकर, भारत के 8 राज्यों से होकर भी जाती है। तो जो हमारी भूमध्य रेखा है, तो इसके ऊपर का जो क्षेत्र आ जाएगा वो उत्तरी क्षेत्र, और नीचे का दक्षिणी क्षेत्र। तो जिसमें उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्रों की बात की गई है, उसमें हमारा आ जाएगा कनाडा। कनाडा कहाँ पे? अमेरिका में। उसके बाद हमारा दूसरी किसकी बात की है? यूरेशिया। यूरेशिया क्या है कि एक ऐसा भौगोलिक भूखंड है जो यूरोप और एशिया को आपस में कनेक्ट करता है। तो वो पार्ट क्या कहलाता है? यूरेशिया कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट जो यहाँ पर है, ये यूरेशिया की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, इसके अगर इसकी पोजीशन को हमें देखना है तो इसके उत्तर में हमारा क्या आ जाएगा? आर्कटिक महासागर आ जाएगा, और इसके पश्चिम में हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, और दक्षिण में हमारा अफ्रीका है और हिंद महासागर है यूरेशिया के। ठीक है, और जो ये यूरेशिया ना है, ये 48 देशों का एक समूह है। किसका? 48 देशों का। अब जैसे यूरोप के इसमें यूरोप के इसमें 48 देश आ जाएंगे, जैसे साइप्रस, आयरलैंड, इस तरीके के, आइसलैंड, और फिर मध्य पूर्व के 17 देश आ जाएंगे इसी तरीके से, एशिया के 27 देश। तो इनसे मिलकर ये संपूर्ण क्या बना है? यूरेशिया। आगे समझ में? अभी शायद इसमें रिसेंटली एक और मिलाया गया है, ओशेनिया। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया था। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधों के सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते थे। पौधों के विभिन्न भाग का ये उपयोग करते थे। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनेन, चमड़ा तैयार करना, कॉर्क के लिए पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ, कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए, रेशे को कपड़ा बनाने, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए, एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़, बलाटा, गोंद व रॉल बनाने के लिए करते थे। विश्व स्तर पर भोजन संग्रह का अत्यधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार की अच्छी किस्म के कम दाम वाले कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले समूह के उत्पादन का स्थान ले लिया है। फिर नेक्स्ट है पशुचारण। आर्किड पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आर्किड से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायुविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। अब चलवासी पशुचरण क्या है? इसमें पशुचरण में चलवासी पशुचरण एक प्राचीनतम जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता है। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चरगाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इस पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारगाह होते हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जिस तरीके से गर्मियों के समय में जो जैसे कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो वे लोग जब ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उस समय में क्या करते हैं कि अपने भेड़ों को नीचे मैदानी क्षेत्रों में ले आते हैं चराने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर सही होता चला जाता है तो फिर वो वहाँ से भेड़ों को ऊपर पहाड़ों पर ले जाते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? चलवासी श्रेणी में आ जाएगा, चलवासी पशुचरण की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिखाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की गायें बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा एशिया के मसलों भेड़, बकरी, ऊँट
पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज, अब एंडीज कहाँ पर पड़ जाएगी? ये उत्तरी अमेरिका, ठीक, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, सॉरी। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा व एवं आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा एवं आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेनडियर पाला जाता है। एक तरीके से ये रेनडियर जिस तरीके से हिरन होते हैं उसी तरीके से उसी की 12 सिंगा जो हिरन होते हैं उसी की श्रेणी में आता है रेनडियर, एक तरीके का। चलवासी पशुचरण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीकन के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप है। नए चारागाहों की खोज में यह पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर प्रवेश करते हैं। इनकी इस गतिविधियों को ऋतु प्रवास कहा जाता है, यानी कि ऋतुओं के अकॉर्डिंग प्रवास करना। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकालीन में मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों से चले जाते हैं एवं शीतकालीन में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इस प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। सिंपल है। चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी आ रही है। इसके 2 कारण है: राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। वाणिज्यिक पशुपालन अब क्या है? चलवासी पशुचरण पढ़ लिया हमने, अब है वाणिज्यिक। चलवासी पशुचरण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुपालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्यिक पशुपालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म स्थायी होते हैं। यह फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं। संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बड़े बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। ये एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशु में भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े आदि आते हैं। इनसे मांस प्राप्त करते हैं या फिर ऊन प्राप्त करते हैं, इनकी खाल का उपयोग करते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से विश्व में अब देखो इसमें ये बताया गया है कि अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में रेनडियर पालन, जहां कुल भंडार का लगभग 2/3 अधिकांश एस्किमो रखते हैं, वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों को में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म, जिस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि डेयरी उद्योग में दूध आजकल जो पैकेटों में दूध मिलता है हमें, जैसे अमूल का दूध है ना, पाश्चराइज्ड वाला दूध, तो उस तरीके से जो छोटे छोटे फार्म लगाए जाते हैं, किसके लिए? वाणिज्यिक पशुपालन में। किस में आ जाएगा? वाणिज्यिक पशुपालन में। अब इसमें हमारा नेक्स्ट से पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 2-3 वीडियो में छोटे कर लेंगे इसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।